नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण कक्षा 9 विराम चिन्ह। तो हम पढ़ रहे हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम या रुकना। अर्थात वाक्य को लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि जब हम वाक्य लिखते हैं तो उस समय उस ठहराव को दर्शाने के लिए जो चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं वो हमारा विराम चिन्ह होता है। सर्वप्रथम हम विराम का अर्थ समझेंगे। तो विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अर्थात वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं और इन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण, मोहन पढ़ रहा है। सामान्य सूचना, ताजमहल किसने बनवाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। श्याम आया, आश्चर्य का भाव। तो ये जो चिन्ह लगाए गए हैं ये हमारे विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब देखिए विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए, यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट, फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अर्थात विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है कि वाक्य का अर्थ जो है वो सही रूप से स्पष्ट हो सके, इसलिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख सकते हैं हम, रोको मत जाने दो। अंत में हमने पूर्ण विराम लगाया है। इसका मतलब क्या है? उसको रोको मत जाने दो। अब देखिए उसी वाक्य को नीचे विराम चिन्हों का प्रयोग करके हमने लिखा है रोको मत जाने दो। अर्थात उसे रोक दीजिए, जाने मत दीजिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि विराम चिन्हों का प्रयोग करने से अर्थ कैसे बदल जाता है। पहले वाले में हमने पूर्ण विराम लगाया था, उसका मतलब था उसको रोको मत, उसको रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। लेकिन उसी वाक्य के अंदर यदि अर्ध विराम लगा करके हमने लिखा रोको मत जाने दो, अर्थात उसे रोक देना है, जाने नहीं देना है। अर्थात दोनों वाक्यों में वाक्य सेम है, समान है, लेकिन विराम चिन्हों का प्रयोग होने से दोनों का अर्थ जो है अलग अलग हो चुका है, विपरीत हो चुका है। उपर्युक्त उदाहरणों में पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि द्वितीय और तृतीय वाक्य में अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है। यानी कि दोनों का जो अर्थ है वो एक दूसरे के विपरीत है, जबकि तीनों वाक्यों में वही शब्द हैं। यानी कि जो शब्द हमने प्रयोग किए वो सेम है, समान है, लेकिन फिर भी उनका अर्थ जो है वो विपरीत हो गया है, उल्टा हो गया है। किनके प्रयोग से? विराम चिन्हों के प्रयोग से। इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग हिंदी व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया है, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम लगाने से किसी को भी न रोकने की बात कही जा रही है। अर्थात दोनों ही वाक्य में शब्द समान हैं, लेकिन फिर भी उनका अर्थ जो है दोनों वाक्यों का एक दूसरे से विपरीत है, अलग अलग हैं।
तो ये विराम चिन्हों की उपयोगिता हिंदी व्याकरण में, इसलिए हम विराम चिन्हों को पढ़ते हैं। तो अब विराम चिन्हों की जो उपयोगिता है या महत्वता जो है वो आप समझ चुके हैं। तो अब हम इन विराम चिन्हों के प्रकारों को पढ़ लेते हैं कि आखिर इन विराम चिन्हों के कौन कौन से प्रकार हैं और हम इनका जो चिन्ह बनाते हैं वो किस प्रकार बनाते हैं और इसका प्रयोग कब और कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। तो इनके लिए हमें विराम चिन्हों के प्रयोग को, इनके प्रकारों को पढ़ना पड़ेगा। तो अब आपको अपनी स्क्रीन पर इनके प्रकार दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहला प्रकार है हमारा अल्प विराम, जिसे हम अंग्रेजी में कोमा कहते हैं और इसका जो चिन्ह है वो कोष्ठक के अंदर अर्थात ब्रैकेट के अंदर दे रखा है कि हम इस अल्प विराम को किस प्रकार से बनाते हैं। दूसरा चिन्ह है हमारा अर्ध विराम या इंग्लिश में हम इसे कहेंगे सेमी कॉलन। इसे ब्रैकेट में इसके चिन्ह को दर्शाया गया है। तीसरा है पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप। ये तो हम सब जानते हैं कि एक खड़ी लाइन बनाते हैं जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है तब। चौथा है उपविराम या कोलन, जिसे हम डबल डॉट के रूप में बनाते हैं। पांचवा है विस्मयादिबोधक चिन्ह, यानी कि एक लाइन, खड़ी लाइन और उसके नीचे एक डॉट होता है, उसे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। अगला है छठा प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि जहाँ प्रश्न पूछना हो तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। अगला है कोष्ठक, जिसे हम ब्रैकेट कहते हैं। अगला आठवां है योजक चिन्ह, जिसे हम एक डैश के रूप में बनाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में हाइपन कहते हैं। नवा है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। इसके लिए हम जो कोमा कहते हैं वो ऊपर की साइड से हम किसी वाक्य को दोनों तरफ से बंद करने के लिए प्रयोग करते हैं और ये वो वाक्य होते हैं जिसे है जैसे कि जैसे हुबहू हमें किसी की कॉपी करनी हो तब वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। अगला है लाघव चिन्ह। अब ये जो लाघव चिन्ह है एक जीरो के आकार में होता है, लेकिन इसका जो आकार है वो थोड़ा छोटा होता है। अगला है आदेश चिन्ह, यानी कि साइन ऑफ फॉलोइंग, यानी कि विवरण चिन्ह। और इस विवरण चिन्ह को ब्रैकेट के अंदर हमने इसे समझा रखा है। अगला है 12वां रेखांकन चिन्ह, जिसे हम अंग्रेजी में अंडरलाइन भी कहते हैं। इसे ब्रैकेट में हमने बना रखा है। अगला चिन्ह है हमारा लोप चिन्ह या पदलोप चिन्ह भी हम इसे कहते हैं, जिसे हम डॉट डॉट 3 डॉट के रूप में बनाते हैं। अगला 13वां चिन्ह है 14वां चिन्ह है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, यानी कि रिपीट पॉइंटर सिंबल, जिसे हम डबल कोमा के रूप में दर्शाते हैं। अगला 15वां है विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह, जो ब्रैकेट के अंदर हमने दर्शा रखा है। अगला है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जिसे हम अंग्रेजी के एस के रूप में दर्शाते हैं। अगला 17वां चिन्ह है तुल्यता सूचक चिन्ह, जिसे हम बराबर भी कहते हैं, जिसे ब्रैकेट में हमने दर्शा रखा है। अगला अंतिम और लास्ट 18वां चिन्ह है हमारा निर्देशक चिन्ह, जिसे हम एक डैश के रूप में, लेकिन उसकी जो साइज है वो थोड़ी बड़ी होती है, उसके रूप में हम बनाते हैं और जिसे हमने ब्रैकेट के अंदर दर्शा रखा है। तो इस प्रकार से ये हुए हमारे विराम चिन्ह, और अब इन विराम चिन्हों को हम अगले वीडियो के दौरान एक एक करके समझाएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।